अध्याय 192 पुरानी बोली। ओझा और सामान्य मनुष्य। फोन खोलकर उसने नीलामी बाजार में शून्य धूल की खोज की, लेकिन उसे कोई नहीं मिला, जिससे वह परेशान हो गया। उसकी भौहें एक साथ तंग गईं क्योंकि सतह के नीचे निराशा उबल रही थी। अजीब बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ओझाओं के पास यह न हो, लेकिन ऐसा लगता है कि यह इस समय उपलब्ध नहीं है। उसकी आवाज़ धीमी थी, जैसे कि जोर से बोलने से किसी तरह मायावी सामग्री उसके पास आ सकती है। अंततः उन्होंने एक पोस्ट सबमिट किया, जिसमें उनके साथ वॉर डस्ट का व्यापार करने के इच्छुक विक्रेताओं से पूछा गया। उसके बाद उन्होंने एक अधिसूचना देखी और उसे खोला। उपयोगकर्ता येलो स्नोमैन ने आपसे अधिक बोली लगाई है। राशि 10 मिलियन नेडेन। जैसे ही उसकी आंखें स्क्रीन पर सिकुड़ गईं, उसके चेहरे पर जलन की एक झलक दिखी। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं और उसने झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाई। उपयोगकर्ता येलो स्नोमैन ने आपसे अधिक बोली लगाई है। राशि 10 मिलियन नेडेन। गैर ज्वलनशील जियोलोरल। वर्तमान कीमत 10 मिलियन नेडेन। समय बचा 2 महीने 5 दिन। बोली लगाना, हाँ नहीं। येलो स्नोमैन, उसे भी इस धातु में दिलचस्पी है। ठीक है, मैं इसे छोड़ने से पहले एक आखिरी बोली लगाऊंगा। मेरे पास केवल 20 मिलियन नेडेन है। मैं अभी इस आदमी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, मैं जेन का भी एहसान नहीं मानना चाहता। तो एक आखिरी बोली, हाँ, 11 मिलियन नेडेन। आपने उपयोगकर्ता येलो स्नोमैन को पछाड़ दिया है। बोली सफलतापूर्वक लगाई गई। सूचनाएं सीधे आपके इनबॉक्स पर भेजी जाएंगी। जैसे ही उन्होंने पुष्टि देखी, उनमें संतुष्टि की भावना आ गई, लेकिन यह इस ज्ञान से शांत हो गई कि यह और भी बढ़ सकता है। इसके साथ उन्होंने अगली महत्वपूर्ण चीज की खोज की, हॉलिंगटन शहर के बारे में कुछ सुराग ढूंढना, विशेष रूप से शापित खेल के मैदान के बारे में। दृढ़ संकल्प और जिज्ञासा के मिश्रण से उनकी उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से चलने लगीं। कुछ लेखों को स्क्रॉल करते हुए उन्हें उस जगह के बारे में कुछ समाचार मिले। हॉलिंगटन शहर, यह एक ऐसा शहर था जो राजधानी के बहुत करीब नहीं था लेकिन अविकसित भी नहीं था। इसकी सड़कों पर संभवतः जीवन की हलचल थी, फिर भी ये देश में अधिक महत्वपूर्ण घटनाओं की परिधि पर मौजूद था। इसे सामान्य मानकों के अनुसार टियर 2 शहर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। शहर सामान्य रूप से कार्य करता था। इस क्षेत्र में बमुश्किल कोई ओझा होता था। वास्तव में ओझाओं को सामान्य मानव शहरों में भटकने की अनुमति नहीं थी, जिससे अराजकता फैल गई। आखिरकार सामान्य स्थिति और अलौकिक के बीच नाजुक संतुलन बनाए रखना पड़ा। ओझा संघ से विशेष परमिट प्राप्त करके ही ओझाओं को सामान्य शहरों और कस्बों में जाने की अनुमति दी जा सकती थी। ओझा संघ ने सख्ती से दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा था कि ओझा गार्ड सैनिकों से ज्यादा कुछ नहीं है जो मानव जाति को विलुप्त होने से बचाएंगे। कम से कम शहरों में रहने वाले सामान्य मनुष्यों के लिए तो यही चित्रित किया गया था। एस्पेरा या किसी अन्य चीज के बिना पैदा हुए सामान्य मनुष्यों को भविष्य में मानव जाति को आगे बढ़ाने वाला माना जाता था। बेशक, इसका मतलब यह नहीं था कि ओझाओं पर विचार ही नहीं किया जाता था। वास्तव में सीमाएं काफी अच्छी तरह से परिभाषित थीं। सामान्य मनुष्यों को आमतौर पर संरक्षित नमूना माना जाता था। औसत ओझा के लिए सामान्य मनुष्य एक प्रकार की गारंटी थे जो ये सुनिश्चित करते थे कि उनकी प्रजाति कभी विलुप्त न हो। मानवता के निरंतर अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम पंक्ति के कभी भी लड़खड़ाने की स्थिति में एक सुरक्षा उपाय। इसका मतलब यह था कि जहां ओझा भविष्य की पीढ़ियों में मानवता की विरासत को आगे बढ़ाएंगे, वहीं अच्छी तरह से संरक्षित सामान्य मनुष्यों को अंतिम विकल्प माना जाएगा। संपूर्ण युद्ध में सब कुछ खत्म हो जाने की स्थिति में अंतिम उपाय। ये स्पष्ट था कि यदि राक्षसों को हमेशा के लिए खत्म करना है तो ओझाओं को उन्हें खत्म करना ही होगा। सुरक्षित शहरों और कस्बों में उनकी प्रजातियों को संरक्षित करने की योजना प्राचीन काल से बनाई गई थी और तब से इसका पालन किया जा रहा था। शहरों और अन्य क्षेत्रों को मानवता के विकास और समृद्धि के लिए अभयारण्य माना जाता था, जबकि सीमाओं पर ओझा राक्षसों से बचाव करते थे, उन्हें सुरक्षित रखते थे। यह एक नाजुक शांति थी,
जो ओझाओं की निरंतर निगरानी और सामान्य मनुष्यों के अलगाव पर निर्भर थी। स्वाभाविक रूप से इससे कुछ विवाद पैदा हुए, लेकिन अंत में अब तक सब कुछ ठीक हो गया था। ओझा संघ ने सामान्य मनुष्यों के साथ संबंध को यथासंभव सरल बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। वे नहीं चाहते थे कि एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को एस्पेरा रखने और ओझा होने के कारण भड़काए जाने को लेकर मनुष्यों के बीच युद्ध छिड़ जाए। यही कारण है कि सामान्य शहरों और स्थानों में ओझाओं के लिए उचित और अच्छी प्रतिष्ठा बनाए रखना आवश्यक था। एक भी गलती व्यापक दहशत का कारण बन सकती है, या इससे भी बदतर, उन लोगों के खिलाफ विद्रोह हो सकता है जो उनकी रक्षा के लिए बने थे। ये समय के साथ बेहद प्रभावी रहा। आखिरकार ओझा अभी भी इंसान थे, एस्पेरा वाले इंसान। उनके लिए यह अजीब होगा कि वे एक साथ न मिले और एक साथ न रहें। और यही कारण था कि मिस्टिक पर्च कबीला इतना बदनाम था और कुछ ओझाओं द्वारा उसकी निंदा की जाती थी। मिस्टिक पर्च कबीला एक ऐसा कबीला था जिसे जितना संभव हो उतने राक्षसों का शिकार करने के अलावा किसी और चीज की परवाह नहीं थी। उन्हें न तो प्रतिष्ठा की परवाह थी और न ही उन मान्यताओं की जो एक उचित ओझा को रखनी चाहिए। वे उदासीन, ठंडे और क्रूर थे, यहाँ तक कि अपने साथियों के प्रति भी। उनके तरीके क्रूर थे। रिश्तों पर परिणामों को प्राथमिकता देते हुए उनके मन में भय और सम्मान का निशान छोड़ दिया गया। हालांकि वे सबसे मजबूत कुलों में से एक थे और उनकी ताकत उनके बारे में बोलती थी। उनके कार्य प्रारंभ से ही मानवता के विरुद्ध कभी नहीं रहे। उनकी सभी चालें, रणनीतियां और बाकी सब कुछ मानवता के लिए थे। यदि कोई कबीला मानवता के उचित, अनुशासित और क्षमा न करने वाले रक्षकों की परिभाषा में फिट बैठता, तो हर कोई केवल एक ही नाम की बात करता, मिस्टिक पर्च कबीला। वह कबीला जो इस शब्द के लिए सबसे उपयुक्त है, खून के प्यासे शिकारी कुत्ते, वह बाधा जो मानव भूमि के करीब कदम रखने की हिम्मत करने पर किसी भी दुश्मन को भस्म करने की धमकी देती है। प्रकृति की एक शक्ति अपने अनुसरण में निरंतर, उनका नाम ही उन लोगों के दिलों में डर पैदा करने के लिए पर्याप्त था जो उनके बारे में जानते थे। यही कारण है कि जबकि कुछ लोग कबीले के बारे में प्रतिकूल राय रखते थे, वे उन्हें नायक के रूप में अधिक मानते थे। बहरहाल, ये स्पष्ट था कि ओझाओं को संघ से उचित पास के बिना सामान्य मानव स्थानों में घूमने की अनुमति नहीं थी। ऐसा न हो कि इससे अराजकता फैल जाए। कहानी खत्म। अलविदा।